ससुराल की औरतों से लंबी मर्दों की जुबान। सुबह का समय है। घर की औरतें नाश्ते की तैयारी में जुटी हैं। निहारिका पराठे बेल रही है, विनीता सब्जी के लिए मसाले तैयार कर रही है और दादी सब्जियों के छिलके उतार रही हैं। रोशनी और रमा भी काम में हाथ बटा रही हैं। डाइनिंग टेबल पर घर के सभी पुरुष नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। जैसी पराठों की खुशबू आती है, ससुर राम कहते हैं, निहारिका, पराठों की तेज महक आ रही है। लगता है तुमने तवे पर तेल बहुत ज्यादा डाल दिया है। और विनीता, कल की दाल में जो तुमने नमक झोंक दिया था वैसा आज मत करना। आज मसाले जरा हिसाब से ही डालना। निहारिका और विनीता बहस न करके बिना कुछ कहे चुपचाप अपना काम करती हैं। निहारिका को कुछ याद आता है और वो रोशनी को देखकर मुस्कुरा कर कहती है, रोशनी, आज तुझे कहीं बाहर जाना है ना? मेरी अलमारी में वो गुलाबी वाला सूट रखा है, तू वही पहन लेना, तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं, वो कलर तो रोशनी पर जचता ही नहीं है। रोशनी, तुम तो लाल रंग का सूट पहनना और उस पर पीला दुपट्टा लेना। और सुनो, ड्रेस की फिटिंग करवानी हो तो गली वाले टेलर से मत करवाना, सीधा बाजार वाले टेलर के पास जाना, वो हाथ की सिलाई बहुत अच्छी करता है। रोशनी बस सिर हिलाकर रह जाती है। निहारिका और विनीता भी बोलना चाहती थी, लेकिन ना चाहकर भी चुप रहती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने बहस की तो फिर बात बढ़ेगी और 2-4 घंटे चलेगी। ये देखकर दादी दोनों को समझाती हैं, परेशान मत हो बहुओं, इस घर की दीवारों में ही शायद ज्यादा बोलना लिखा है। तुम्हारे ससुर भी यही सब करते थे और अब उनके बेटे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। ये मर्दों का घर नहीं है, ये तो ज्यादा बोलने वालों का घर है। इस घर की रीत यही है कि चूल्हा बाद में जलता, मर्दों की जुबान पहले चालू हो जाती है। बाबूजी, आज मुझे एक जरूरी केस के सिलसिले में जाना है। दरअसल कुछ दबंग लोगों ने एक बेकसूर इंसान की दुकान पर कब्जा कर लिया है। तू अकेला नहीं जाएगा नैतिक, वो लोग खतरनाक हो सकते हैं। मैं भी तेरे साथ चलूंगा, हम मोहन को भी साथ ले लेते हैं। भैया सही कह रहे हैं, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। नैतिक अपने भाइयों के साथ उस दुकान पर पहुंचता है। वो दुकान के कागजात और बाउंड्री की जांच कर रहा होता है कि तभी खन्ना अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है और नैतिक को देखकर उसे धमकाने की कोशिश करता है। ए वकील, बहुत कानून पढ़ लिया तूने। अब चुपचाप ये फीता और कागज उठा और यहाँ से चलता बन, वरना तेरा और इन सब का ऐसा हाल करूंगा कि अदालत जाने लायक भी नहीं बचेगा, समझ गया? खन्ना जी, आप रुकिए। आपको सिर्फ दादागिरी समझ में आती है, कानून की भाषा शायद आपको समझ नहीं आती। आप इस वक्त क्रिमिनल ट्रेसपॉस की सीमा में खड़े हुए हैं। क्या कहा? जरा फिर से कहना। शांतिलाल जी ने इस दुकान का पट्टा सन 2001 में ही करवा लिया था। आपके पास जो ये नकली कागज हैं वो एडवर्स पोजेशन के कानून में 2 मिनट नहीं टिकेंगे, क्योंकि अभी 12 साल पूरे नहीं हुए हैं। और अगर मैंने क्रिमिनल की अर्जी कोर्ट में डाल दी तो आपको और इन पीछे खड़े बाउंसर्स को पुलिस 7 साल के लिए सरकारी मेहमान बनाएगी। नैतिक की जबान इतनी तेज चलती है कि मोहल्ले का दादा कहलाने वाले खन्ना को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। पीछे खड़े नैतिक के भाई भी अब बोलना शुरू कर देते हैं। वो सब एक साथ कानूनी और सामाजिक दलीलें देने लगते हैं, जिससे खन्ना के पसीने छूटने लगते हैं। समझ नहीं आता कि लड़का कोई इंसान है या मशीन जो बिना रुके बिना अटके बोलता ही चला जा रहा है। तू अपने आप को क्या समझता है? मैं तुझे देख लूंगा। जरूर देख लीजिएगा खन्ना जी। वैसे अगली बार आप मुझे यहाँ नहीं, सीधे जज साहब के सामने देखेंगे। और हाँ, अगली बार मुझसे भिड़ने से पहले एक बहुत ही काबिल और महंगा वकील कर लीजिएगा। वैसे मार्केट में मेरी फीस सबसे ज्यादा है, तो मुझे तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। खन्ना तुरंत अपने गुंडों के साथ वहां से भाग निकलता है। दुकान के अंदर से शांतिलाल जी की बेटी नव्या ये सब तमाशा देख रही होती है कि कैसे नैतिक ने केवल अपनी बातों से ही उस गुंडे को भी धूल चटा दी, जिससे पूरा मोहल्ला डर के मारे कांपता था। वो हैरान रह जाती है। वाकई इस इंसान की जबान में तो बहुत ताकत है। जो काम डंडे और बंदूक से नहीं हुआ वो इन्होंने महज अपनी बातों से कर दिखाया। कोर्ट में केस चलता है। कोर्ट रूम में नैतिक अपनी जबरदस्त दलीलें पेश करता है, जिसे सुनकर जज भी फैसला उसके हक में ही देते हैं। तो जज साहब, ये थी मेरी सारी दलीलें। अब आप जो फैसला करेंगे सही करेंगे। आखिर में नैतिक की सभी दलीलें सही निकलती हैं और दुकान वापस शांतिलाल जी को मिल जाती है। शांतिलाल जी नैतिक को शुक्रिया कहने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं। नव्या चाय लेकर आती है। नैतिक वहां भी खामोश नहीं रहता। वो शांतिलाल जी को दुकान की सुरक्षा के नुस्खे देता है। आपको दुकान की सेफ्टी के लिए कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहले तो अपने शटर का लॉक बदलिए और ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं इनका एंगल थोड़ा तिरछा रखिए ताकि पूरी गली कवर हो। और वो सामने जो पेड़ है उसकी निचली टहनी तुरंत कटवाइए, वरना चोर उसी पर चढ़कर छत से अंदर घुस सकते हैं। नव्या चाय रखते हुए नैतिक की ये बातें सुनती है। उसे लगता है कि ये कितना बारीकी से सब देखता है, हर छोटी से छोटी बात का कितना ख्याल रखता है। जब नव्या नैतिक के पास चाय का कप बढ़ाती है तो नैतिक वहां भी कहना नहीं भूलता, नव्या जी, चाय तो बहुत बढ़िया दिख रही है, लेकिन अगली बार अदरक को कूट कर नहीं बल्कि घिस कर डालिएगा। इससे अदरक का असली स्वाद उभर कर आता है और चाय का जायका दोगुना हो जाता है।
नव्या को बुरा नहीं लगता, बल्कि वो नैतिक की इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसे नैतिक एक बहुत ही दिलचस्प इंसान लगता है। वो सोचती है, नैतिक तो वो इंसान है जिसके पास दुनिया की हर चीज को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम अचानक तेज बारिश होने लगती है। नव्या बाजार से सामान लेकर लौट रही थी कि तभी उसकी स्कूटी अचानक बंद हो जाती है। वो परेशान होकर स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। हो जा शुरू, ये बारिश भी यूं अचानक क्यों शुरू हो गई? तभी नैतिक अपनी कार से वहां गुजरता है। वो नव्या को पहचान लेता है और गाड़ी रोककर उसे लिफ्ट देता है। नव्या कार में बैठती है और जैसे ही कार के चक्के चलने लगते हैं, नैतिक के ज्ञान का चक्का भी शुरू हो जाता है। नव्या जी, बारिश के इस मौसम में आपको इस रूट से कभी नहीं आना चाहिए। यहाँ पानी बहुत जल्दी भर जाता है और मैंने दूर से ही देख लिया था कि आपकी स्कूटी के टायर में प्रेशर भी कम था। ऐसे में गाड़ी बंद होना तो तय ही था। मैं बस घर पहुंचने ही वाली थी कि ये सब हो गया। आप सही कह रहे हैं। देखिए नव्या जी, मुझे चुप रहना बिल्कुल नहीं आता, खासकर तब जब मुझे लगे कि कोई मुसीबत में पड़ सके। मेरी ये जबान ही मेरा तरीका है लोगों का ख्याल रखने का। मुझे लगता है कि बोलकर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। शांत मिजाज की नव्या को नैतिक की ये बात बहुत ही प्यारी लगती है और वो मन ही मन में सोचती है, नैतिक का इतना बोलना कोई बुराई नहीं है, बल्कि उसकी फिक्र और केयर करने का तरीका है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नैतिक पसंद आने लगे हैं। उधर नैतिक को भी नव्या से प्यार हो जाता है। वो इस बारे में घर पर बात करता है और सभी खुश होते हैं। राम शांतिलाल जी से नैतिक और नव्या के रिश्ते की बात करते हैं और शांतिलाल जी नव्या से उसकी राय पूछते हैं। बेटी, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। लड़का वही है जिसने हमारा केस लड़कर हमें दुकान वापस दिलाई थी। तुम क्या कहती हो? वैसे लड़का थोड़ा ज्यादा बोलता है, क्या तुम उसके साथ निभा पाओगी? तुम तो बहुत कम बोलती हो। पापा, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, तभी तो हमारी जोड़ी जमेगी। अगर हम दोनों ही चुप रहेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। उनकी बातों से ही तो घर में रौनक रहेगी। रिश्ता पक्का हो जाता है और जल्दी शादी की तारीख तय हो जाती है। दोनों परिवारों में जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी से कुछ दिन पहले दुल्हन का जोड़ा लेने के लिए नैतिक के परिवार वाले नव्या को भी बुलाते हैं। नैतिक नव्या को फोन करता है, नव्या तुम भी हमारे साथ शॉपिंग पर चलो, फिर तुम शादी के लिए अपनी पसंद का लहंगा ले लेना। नव्या तैयार हो जाती है। सभी शहर के एक बड़े और आलीशान शोरूम में जाते हैं जहां बहुत भीड़ है। नव्या के सामने एक से बढ़कर एक लहंगे रखे हुए हैं। नव्या एक गुलाबी रंग का लहंगा पसंद करती है जो बहुत ही नाजुक है और सुंदर है। नव्या अपनी दोनों जेठानियों से कहती है, दीदी देखिए, ये वाला लहंगा कितना प्यारा लग रहा है ना। इसकी कारीगरी बहुत ही सुंदर है। मुझे तो यही लहंगा बहुत पसंद आया है। निहारिका और विनीता कुछ बोल पाती उससे पहले ही घर के सभी मर्द शोरूम में ऐसे दाखिल होते हैं जैसे वे एक क्वालिटी कंट्रोल टीम हो। सारी चीजें चेक करने के बाद वो लोग नव्या के पसंद किए गए लहंगे को देखकर मुंह बनाते हुए कहते हैं, अरे ये क्या रंग चुन लिया नव्या? शादी में तो दुल्हन को चटक लाल या मैरून रंग पहनना चाहिए। ये हल्का गुलाबी रंग तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गहरे रंग में बहुत सारा पानी डाल दिया हो। दुल्हन तो लाल रंग में जचती है और काम भी कुछ खास नहीं है। भाई साहब, ये तो जरदोजी नहीं है, ये तो मशीन का काम लग रहा है। आप हमें बेवकूफ समझ रहे हैं? हमें पता है कि ये माल सूरत में कितने में आता है और इसकी असल कीमत क्या है। नव्या, इसका फ्लेयर सिर्फ 4 मीटर है। जब तुम स्टेज पर बैठोगी और फोटोग्राफी होगी तो ये बिल्कुल चपटा लगेगा। मेरी बात मानो, कम से कम 8 कली वाला लहंगा लो जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो। निहारिका, विनीता, रमा और रोशनी बिना कुछ कहे बोर और चिड़चिड़ी सी होकर चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी और घर के मर्द ही बोलते जा रहे थे। तभी पास में बैठी एक दूसरी महिला ये सब देखकर मुस्कुरा कर कहती है, अरे वाह, आपके घर के मर्द तो बड़े समझदार हैं। उन्हें तो कपड़ों की भी कितनी बारीक से बारीक जानकारी है। आपको तो बड़ी आसानी रहती होगी शॉपिंग करने में। सारा फैसला यही लोग जो कर लेते हैं। अरे अब चुप भी हो जाओ। देख रहे हो नव्या का चेहरा? तुम लोगों की बातें सुनकर वो सीरियस हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये शादी ही रुक जाए। दादी की बात सुनकर राम और दोनों भाई चुप हो जाते हैं। लेकिन आखिर में लहंगा तो घर के मर्दों की पसंद से ही लिया जाता है। जब वो लोग दुकान से बाहर निकल रहे होते हैं तो दुकानदार दूसरे कर्मचारियों से धीरे से हंसते हुए कहता है, अरे भाई, ऊपर वाला ही बचाए ऐसे ग्राहकों से। औरतों से निपटना तो फिर भी आसान है, लेकिन ये मर्द और इनकी जुबान, अरे बाप रे, ऐसे जुबान चला रहे थे जैसे खुद बहुत बड़े लहंगे के जानकार हो। शायद ये लोग बहुत एक्साइटेड है ना, इसीलिए इतना बोल रहे हैं। हो सकता है कि ये इनके प्यार और केयर का ही एक हिस्सा है। मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। शादी का मंडप सजा होता है। शानदार माहौल और शहनाइयों की गूंज में मेहमानों का आना जाना शुरू होता है। स्टेज पर बहुत अच्छा सा डेकोरेशन और ब्राइट खूबसूरत लाइटिंग है, जिसके बीच में नैतिक और नव्या की वरमाला की रस्म शुरू होती है। फोटोग्राफर फोटो खींचने की तैयारी करता है और इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहता है, नैतिक जी, आप थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। नव्या जी, आप थोड़ा बाईं तरफ मुड़िए। नैतिक जी, आप अपना हाथ नव्या जी के कंधे पर रखिए।
अरे भाई आप गलत एंगल से शूट कर रहे हैं, इस तरफ से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। वाइड एंगल लेंस लगाइए वरना बैकग्राउंड के ये फूल और सजावट सब कट जाएंगे। फ्रेमिंग भी ठीक कीजिए, फोटो अच्छी से अच्छी आएगी। इस दौरान दोनों भाई बड़े भी फोटोग्राफर को अपनी एक्सपर्ट सलाह देने लगते हैं। शांतिलाल जी को यह सब देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है। वहीं पास में ही खड़े कुछ मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। अरे भाई लड़का वकील है तो इसका मतलब क्या शादी के दिन भी बहसबाजी करता रहेगा? देखो तो फोटोग्राफर को उसका काम करने देना चाहिए तो उसे ही कानून सिखा रहा है। ये क्या तरीका है भाई? ऐसे ही सलाह दे देकर सारे फोटोग्राफ्स होते हैं। उसके बाद शादी की रस्में पूरी होती हैं और नव्या विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है, जहां गृह प्रवेश की रस्म होती है। दादी कुछ रस्में बताने वाली होती हैं, लेकिन उससे पहले ही दादा ससुर और ससुर राम कमान संभाल लेते हैं। निहारिका बेटा, तुम्हें मैंने आरती की थाल तैयार करने के लिए कहा था ना? तैयार है ना बेटा? चलो जल्दी से सब नई बहू की आरती उतारकर उसका स्वागत करो। अरे बहू, कलश को अपने दाहिने पैर के अंगूठे से धीरे से गिराओ और अपने पैर सीधे लाल रंग के थाल में रखो और आगे बढ़ो। नव्या हैरान है कि गृह प्रवेश की रस्में भी मर्द ही बता रहे हैं। घर के सब मर्द भी मेरे स्वागत के लिए कितने उत्साहित हैं, देखकर अच्छा लग रहा है। नव्या खुश होकर अंदर आती है। अगली सुबह नव्या सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होकर कमरे से निकलती है और जैसी हॉल में पहुंचती है घर के मर्दों की चेकलिस्ट शुरू हो जाती है। बहू, तुम्हारी साड़ी का पल्लू थोड़ा छोटा है। नई बहू के पल्लू की लंबाई कम से कम कोहनी तक होनी चाहिए, तभी गरिमा लगती है। और बहू, ये चूड़ियां सिर्फ 4? अरे कल ही शादी हुई है तुम्हारी, कम से कम आधा दर्जन चूड़ियां तो पहनो ताकि जब तुम रसोई में काम करो तो इनकी खनक से तुम्हारी उपस्थिति का पता चले। और ये सिंदूर भी थोड़ा हल्का है, सिंदूर थोड़ा गहरा लगाओ, माथे पर चढ़ता हुआ दिखना चाहिए। और ये स्टोन वाली बिंदी भी हटाओ और ये सादी गोल बिंदी लगाओ, वो ज्यादा अच्छी लगती है। और लिपस्टिक का शेड भी थोड़ा डार्क होना चाहिए नव्या, तुम पर वही खिलता है। नव्या ये सब सुनकर दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वो चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ती है। रमा उसे देखकर मुस्कुरा कर कहती है, बहू, आज तुम शगुन के लिए कुछ मीठा बना लो। जैसे ही नव्या गैस के पास पहुंचती है, तीनों भाई और राम रसोई में आकर किचन प्लेटफॉर्म पर हाथ टिकाकर खड़े हो जाते हैं और फिर से नव्या को अपनी अपनी सलाह देने लगते हैं। नव्या, मीठे में सिर्फ सादा हलवा नहीं चलेगा, आज केसर या खीर बनाओ। लेकिन याद रखना, चावल को मिक्सी में मत पीसना, बल्कि उसे सिलबट्टे पर पीसना। असली टेक्सचर तभी आता है। और दूध को जब तक उबालना जब तक वो आधे से भी कम ना हो जाए। बिल्कुल रबड़ी जैसा स्वाद आना चाहिए। और चीनी एक साथ मत डालना नव्या, उसे 3 बराबर हिस्सों में बार बार डालना ताकि कैरेमलाइज सही हो और रंग भी सोने जैसा आए। निहारिका और विनीता वहीं पास में खड़े होकर सब्जियां काट रही हैं। वो एक दूसरे को देखकर दबी हुई हंसी हंस रही हैं। विनीता नव्या के कान के पास आती है। देखा नव्या, यहाँ ससुर, जेठ और पति ही सास का रोल निभाते हैं। अब ये मत पूछ लेना कि सब्जी कैसे काटनी है, वरना ये लोग हाथ से चाकू छीन लेंगे और तुम्हें सब्जियां काटना सिखाने लगेंगे। अगर आप लोगों को इतनी बारीकियां पता है तो आप भी क्यों नहीं आ जाते? आइए ना, मेरा साथ दीजिए बनाने में। अरे नहीं नहीं नव्या, ये तो औरतों का काम है, हम तो बस तुम्हें गाइड कर रहे थे ताकि तुम्हारी पहली रसोई परफेक्ट बने। अपनी जेठानियों और सास को देखकर नव्या को एहसास हो जाता है कि इस घर में औरतों के पास केवल हाथ हैं, जुबान तो सिर्फ पुरुषों के मुंह में है। लेकिन जिस घर में महिलाओं के चूल्हे की आंच भी मर्द तय करने लगे, वहां रिश्तों का स्वाद अक्सर फीका पड़ जाता है। वो खीर बनाती है और सबको परोसती है। अरे भाई, टेस्ट तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इलायची का थोड़ा और बारीक कूटती तो खुशबू और गहराई तक जाती। खीर अच्छी है नव्या, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी रह गई। बादाम को और बारीक कतरा जा सकता था। तभी पड़ोस की विमला चाची कटोरी लेकर अंदर आती हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हमें भी तो चखाओ नई बहू के हाथ की खीर। अरे वाह नव्या, खीर तो बड़ी लाजवाब है। और हाँ बेटा, इन घर के मर्द बहुत ज्यादा बोलते हैं, इनकी लंबी जुबान का बुरा मत मानना, इनकी तो रीत ही यही है। अरे नव्या बेटा, आज दोपहर को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। और बेटा, फीके रंग की साड़ी नहीं, अच्छी चटक रंग की साड़ी ही पहनना। दोपहर को नव्या की मुंह दिखाई की रस्म होती है। नव्या घूंघट में बैठती है और रमा रस्म शुरू करने वाली होती है। तभी घर के मर्द अपनी अपनी कुर्सियां खींचकर औरतों के घेरे के पास बैठ जाते हैं और सभी औरतें असहज महसूस करने लगती हैं। नव्या बेटा, ये लो मेरी तरफ से शगुन। अरे विमला, शगुन देने का ये क्या तरीका है?
हमारे जमाने में तो बहुओं को शगुन देने से पहले उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा जाता था। और भाई कांता, तुम तो शगुन में बस 1100 रुपए दे रही हो। 5 साल पहले तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई की रस्म में हमने पूरे 2100 रुपए का शगुन दिया था, भूल गई? कांता शर्मिंदा हो जाती है और विमला चिढ़कर कहती है, भाई साहब, ये औरतों की रस्म है, आप लोग यहाँ बीच में बैठकर क्या कर रहे हैं? यहाँ तो औरतों से ज्यादा घर के मर्द ही औरतों के मसलों में ज्यादा घुसे दिखाई देते। ऐसा लग रहा है जैसे बहू की नहीं, इन मर्दों की ही मुंह दिखाई है। भाई आप लोग ऐसा कीजिए कि आप भी चूड़ियां पहनकर हमारे साथ ही बैठ जाइए। वैसे भी आप लोग ही तो आपके घर की औरतों से ज्यादा बोल रहे हैं। अरे भाई, हम सिर्फ तुम लोगों को सलाह ही तो दे रहे हैं, इसमें क्या मर्द और औरत की बात हो गई? कहासुनी बढ़ जाती है और सभी औरतें गुस्सा होकर जल्दी से वापस चली जाती हैं। उनके जाने के बाद घर के मर्द कहते हैं, अरे भाई, औरतें तो बुरा मान गई, पता नहीं सबको हम मर्दों के बोलने से क्या दिक्कत है। अब हम लोग क्या मौन व्रत रख लें? सबको ऐसा लगता है कि हमारी जुबान औरतों से लंबी है, लेकिन हमने अपने घर की औरतों को बोलने से मना थोड़ी किया है। अब वो नहीं बोलती तो हम क्या करें? नव्या घूंघट के अंदर ये सब महसूस कर रही है। वो अपने आप से कहती है, कैसे बोलेंगी ये लोग? जिस घर के आंगन में मर्दों की आवाज का शोर हो जाए, उस घर में औरतों की आवाज अक्सर खामोशी का लिबास ओढ़ लेती है। मुंह दिखाई की रस्म में जो कुछ होता है उससे दुखी होकर बाकी महिलाएं भी चुप हो जाती हैं और नाराज होकर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। दो रस्मों के कारण थकी हुई नव्या के सिर में भी दर्द होने लगता है। नैतिक कमरे में आता है और नव्या उससे कहती है, नैतिक जी, क्या हर जगह बोलना जरूरी होता है? आज मुंह दिखाई में पहले तो आप मर्दों का कोई काम नहीं था, ऊपर से आप लोग इतना ज्यादा बोल रहे थे कि आखिरकार मोहल्ले की सारी औरतें नाराज होकर चली गईं। हम तो बस सही बात बता रहे थे। अब हमारे पास नॉलेज है तो हम लोगों को समझाएंगे ही ना। उसमें वो गुस्सा हो गई तो हमारी क्या गलती है? वो औरतों की रस्म थी, वहाँ आप लोगों का बैठना ही गलत था। आप लोगों की जरूरत से ज्यादा बोलने की वजह से ही वो सब नाराज होकर चली गईं। आप लोग थोड़ा कम ही बोला कीजिए। अरे ठीक है बाबा, चलो अब सो जाओ। अगली सुबह रसोई में फिर वही शोर है। मर्द बाहर से हिदायतें दे रहे हैं कि चाय कैसे बननी चाहिए, नाश्ता कैसा होना चाहिए। नव्या दादी से पूछती है, दादी, यहाँ औरतें इतनी चुप क्यों हैं? और मर्द हर छोटी बड़ी बात में, चाहे वो औरतों की ही बात हो, इतना क्यों बोलते हैं? कल तो इसी वजह से रस्म में झगड़ा तक हो गया। बहू, इस घर के मर्दों की सबसे बड़ी ताकत उनकी जबान है और सबसे बड़ी मुसीबत भी। कभी कभी ये मजाक लगता है, पर कभी कभी तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। कुछ दिन और गुजरते हैं। सुबह सब्जी वाले से बहस करना भी इस घर के मर्दों की आदत में शामिल था। एक दिन सब्जी वाले से बहस करते हुए, अरे लूट मचा रखी है, बस सब्जियों के दाम बढ़ा बढ़ा कर बोलते हो। ऐसा करोगे तो कल से दूसरे सब्जी वाले से लूंगा सब्जियां। हम तो मॉल से ही खरीद लिया करेंगे, अब तुम तो ज्यादा दाम बताते हो। अरे भैया, अगर ताजी और बासी सब्जियों की परख नहीं है तो वहीं से ले लिया करो साहब। रोज रोज मेरा दिमाग क्यों खाते हो? हाँ, ले लिया करेंगे, जाओ तुम। राम के रोज औरतों की तरह भाव करता देखकर सब्जी वाला परेशान होता था और पूरा मोहल्ला हंसता था। एक दिन घर के सारे मर्द बाहर चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी कांता चाची वहां से गुजरती हैं। अरे कांता, तो ना तुम्हारी बहू मायके चली गई? अरे कल रसोई में कड़छी को लेकर झगड़ा हुआ था ना। शांति कह रही थी कि तुम अपनी बहू को घी डालना भी नहीं सिखा पाई क्या? कांता के जाने के बाद शांति चाची वहां आती है और राम उससे कहते हैं, शांति, कांता कह रही थी कि कल तुमने साड़ी वाले से 3 साड़ियां ली थी ना, उसके 700 रुपए ज्यादा दे दिए। भैया, आजकल तुम्हारा ध्यान टीवी सीरियल में ज्यादा रहता है, इस चक्कर में तुमने कल खाना भी जला दिया। शांति और कांता का आमना सामना होता है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। ये देखकर दादी चिढ़कर कहती हैं, बदनाम बेचारी मोहल्ले की औरतें हो रही हैं और यहाँ आग तो हमारे घर के इन मर्दों ने लगाई है। कुछ भी सोचते नहीं है, बस औरतों की तरह झगड़े लगाते रहते हैं। अरे दादी, औरतें तो बस बातें करती हैं, असली लाइव टेलीकास्ट तो हम मर्द दिखाते हैं, वो भी पूरे मिर्च मसाले के साथ। कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं नैतिक जी? ये सब करना शोभा देता है क्या आपको? नव्या के समझाने का किसी पर भी कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद कांता और शांति लड़ते हुए घर आती हैं और शिकायत करती हैं। घर के मर्द बड़ी मासूमियत से अपनी सफाई देते हैं। अरे भाई देखो, हमने तो वही कहा जो सच है। अरे चाहो तो यही एक दूसरे से पूछ लो, हमने झगड़ा नहीं लगाया बल्कि सच ही बोला है। नव्या नैतिक को समझाने की कोशिश करती है। आप लोग समझते क्यों नहीं? आपकी इस आदत से कितना नुकसान हो सकता है। उस दिन भी मुंह दिखाई की रस्म में सब हमारे यहाँ से नाराज होकर गए थे। आपकी ये जबान किसी दिन बहुत बड़ा अनर्थ करेगी।
अरे ये तो उन औरतों की अपनी गलती से है बहू। उन्हें ही हमारी बात सुनकर आपस में लड़ना नहीं चाहिए था। और रही बात हमारी लंबी जुबान की, तो हम तो बोलेंगे ही। एक दिन मोहल्ले में एक साझा कार्यक्रम होता है और भंडारे के लिए खूब बड़ा पंडाल सजता है। घर की महिलाएं मोहल्ले की बाकी महिलाओं के साथ खाना बनाने का मोर्चा संभालती हैं और कुछ ही देर बाद घर के मर्द भी वहां पहुंच जाते हैं और हंसी उड़ाते हैं। अरे ये काम अब औरतें करेंगी और इनसे कुछ हो भी पाएगा? इन्हें क्या पता कि कब क्या और कैसे करना है, और आपने इनके जिम्मे इतना बड़ा काम सौंप दिया। अच्छा सही कहा भाई साहब, हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा करिए, आप ही कर लीजिए। वैसे भी आपकी जुबान को ज्यादा ही लंबी है, हाथ भी लंबे ही होंगे, करके दिखा दीजिए। हम आपको चैलेंज देते हैं, आप हमारा चैलेंज स्वीकार कीजिए और पूरा काम करके दिखाइए। वैसे भी आपको तो कब क्या और कैसे करना सब कुछ आता है, परेशानी नहीं होगी आपको। घर के मर्द सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक तो उन्होंने घर में केवल जुबान ही चलाई थी, कोई काम नहीं किया था और खाना तो कभी भी नहीं बनाया था। लेकिन अब अपनी इज्जत का सवाल समझकर वो ये चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। कुछ ही देर में, बाबूजी ये आटा है या गोंद? पूरा परात और मेरे हाथ एक हो गए हैं, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अरे ये धनिया पाउडर है या गरम मसाला? सब एक जैसा ही दिख रहा है, अगर मसाला गलत पड़ गया तो पूरी सब्जी कड़वी हो जाएगी। इधर घर के सब मर्द परेशान हो रहे हैं और उधर समय निकलता जा रहा था। पंडाल के बाहर लोग इकट्ठा होने लगते हैं और बाहर से प्लेटों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। भंडारा शुरू होने में अब 1 घंटा बचता है और अभी तक इन लोगों का आधा खाना भी तैयार नहीं हुआ था। मर्दों के चेहरे पर हार का डर और टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। अरे भाई, अगर वक्त पर खाना नहीं मिला तो पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो जाएगी। हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे? अब हमारी इज्जत तो सिर्फ भगवान के ही हाथ में है, हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई। यह आटा तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पंडाल में खड़ी सारी औरतें यह पूरा नजारा देखकर हंसती हैं। नव्या अपनी जेठानियों, सास और दादी की तरफ देखती है। वो जानती है कि भले ही ये लोग गलती पर हैं, लेकिन परिवार की इज्जत दांव पर लगी है। अब मदद करना जरूरी है। वो सब आगे बढ़ती हैं। देखा, हर चीज में नुक्स निकालना और दूसरों को नीचा दिखाना आसान होता है, लेकिन खुद वही काम करना पड़े तब समझ आता है कि कितनी मेहनत लगती है। रिश्तों की रसोई में सिर्फ जुबान की तेजी नहीं चलती बेटा, हाथ भी चलाने पड़ते हैं और सब्र भी रखना पड़ता है। अब तुम सब लोग किनारे हटो, हम करते हैं। घर की औरतें भंडारे की कमान संभाल लेती हैं। निहारिका चिपचिपे आटे में थोड़ा सूखा आटा डालकर उसे ठीक करती है। विनीता जली हुई सब्जी के ऊपर से तेल हटाकर उसमें दही डालकर मसाला ठीक करती है। नव्या फुर्ती से पूड़ियां बेलना शुरू करती है। देखते ही देखते रसोई का तालमेल वापस लौट आया। अरे तुमने इतनी जल्दी सब कैसे ठीक कर दिया? भाई हम तो आधे घंटे से इसी में फंसे थे। बाबूजी, ये रोज का अभ्यास है, बातों का नहीं काम का, जो हम खामोशी से करती हैं। घर के मर्द बिना कोई लेक्चर और सलाह दिए चुपचाप वही कर रहे थे जो औरतें उन्हें करने को कह रही थी। राम पानी भरकर ला रहे थे, राजेश पूड़ियां तलने में मदद कर रहा था और नैतिक और मोहन थालियां लगा रहे थे। नैतिक जी, जरा वो नमक का डिब्बा देना, रायते में थोड़ा कम लग रहा है। अरे ये लो नव्या, और कोई भी काम हो बस आवाज दे देना। धीरे धीरे कांता और शांति भी उनकी मदद के लिए आगे आ जाती हैं, जिसे देखकर घर के मर्द और शर्मिंदा हो जाते हैं। आखिरकार सही समय पर पूरा खाना तैयार हो गया। भंडारे का समय हुआ, लोग कतारों में बैठने लगे। खाने की खुशबू से सबकी भूख जाग गई थी। भंडारा बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित तरीके से निपट गया। मोहल्ले वालों ने खाने और इंतजाम की जमकर तारीफ की। वाह भाई, खाना तो आज वाकई बहुत स्वादिष्ट बना, रोटियां एकदम नरम है और सब्जी का स्वाद तो सालों तक याद रहेगा। मेहनत सफल हो गई आप लोगों की। मानना पड़ेगा कि इस परिवार में एकता बहुत है। भंडारा खत्म होने के बाद जब सब लोग तृप्त होकर जाते हैं, पहली बार घर के मर्द थोड़े झुके हुए और शर्मिंदा दिखते हैं। उनके चेहरे से अकड़ और सब जानने वाला भाव गायब था। राम थोड़ी देर शांत रहने के बाद सभी महिलाओं के पास गए। मुझे माफ कर दीजिए। अब तक मुझे और मेरे बेटों को यही लगता था कि सिर्फ बोलने से हर काम आसान हो जाता है। मुझे लगता था कि आप औरतें बस ऐसे ही वक्त बर्बाद करती हैं। आज जब चूल्हे की तपन के सामने खड़े हुए तो समझ आया हमारी लंबी जुबान कई बार आप लोगों को कितना हर्ट करती होगी। काम करना सच में मुश्किल है, पर उंगली उठाना बहुत आसान है। शांति बहन, कांता, मुझे माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ भी काफी बुरा किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम सब आपसे माफी मांगते हैं। हाँ चाची जी, हम सब आप लोगों से माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप लोग इतना मत सोचिए और अपने घर की बहुओं को प्यार और सम्मान से संभालिए। वो आपके घर की लक्ष्मियां हैं। अगर आज आप लोग साथ न देती तो पूरे मोहल्ले में हम मजाक बनकर रह जाते। शुक्रिया हमें बचाने के लिए।
बोलिए नैतिक जी, बोलना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत बोलिए कि सामने वाले की आवाज ही दब जाए और उसे अपनी बात कहने का मौका ही ना मिले। जुबान तब अच्छी लगती है जब उसमें समझदारी और दूसरों के प्रति सम्मान हो। बेटा, हमें लगा था कि हम उम्र में बड़े हैं और मर्द हैं, तो हमें दुनिया की हर चीज का पता है, पर असली बड़प्पन तो चुपचाप अपना फर्ज निभाने में और दूसरों की मेहनत को समझने में है। अगले दिन की सुबह घर का वातावरण पूरी तरह बदला बदला सा लग रहा है। पहले जहां सबके चिल्लाने और कमियां निकालने की आवाज आती थी, आज वहां शांति है। रसोई में नव्या, निहारिका और विनीता नाश्ता बना रही हैं और आपस में हंसी मजाक कर रही हैं। आज तो लग रहा है जैसे सूरज पश्चिम से निकला। अभी तक किसी ने नमक की मात्रा या चाय की पत्ती के रंग पर कोई भाषण नहीं दिया। मुझे तो सच में डर लग रहा है कि कहीं ये किसी बड़ी तूफान से पहले की शांति तो नहीं। ऐसा बदलाव तो मैंने इस घर में कभी नहीं देखा। बाहर आंगन में घर के पुरुष शांति से बैठे हुए हैं। वो चुपचाप अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और अखबार देख रहे हैं। राम ने जैसे ही रसोई की तरफ देखा और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, दादी कहती हैं, जरा धीरे बेटा, कल ही तो समझ आया है कि हर सब्जी में तड़का मारना और हर बात में अपनी राय घुसाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खाने और जीवन में सादगी भी बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल सही कहा माँ। मैं तो बस ये कहने वाला था कि चाय आज बहुत ही लाजवाब बनी है, तारीफ करने ही जा रहा था। घर के सभी मर्द हंस पड़ते हैं। तभी कांता और शांति चाची अंदर आती हैं। नया और बदला हुआ नजारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरे वाह, आज तो घर का मौसम काफी बदला बदला सा है। भाई साहब चुपचाप चाय पी रहे हैं और बहुएं बिना किसी दबाव और रोक टोक के चहन से अपना काम कर रही हैं। आज तो सच में चमत्कार हो गया। ऐसा लगता है आज औरतें खुलकर बोल रही हैं और मुस्कुरा रही हैं और घर के मर्द सिर्फ सुन रहे हैं और मान रहे हैं। अब हमें समझ में आ गया है चाची, हर बात बोलने की नहीं होती और हर राय देने की नहीं होती। कुछ बातें बस चुपचाप सुन लेने में भी परिवार का बहुत बड़ा फायदा होता है और इसी में परिवार की खुशी होती है, जो हमें अब पता चला है। दोनों ये बदलाव देखकर हंसते हुए खुश होकर चली जाती हैं। कुछ देर के बाद नैतिक खुश होकर कहता है, अरे भाई, नाश्ते की तो बहुत बढ़िया महक आ रही है, लेकिन आराम से लाना, कोई जल्दी नहीं है, हम सब यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। नैतिक की ये शांत और प्यार भरी बात सुनकर नव्या रसोई के दरवाजे पर आकर रुकती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती। अरे, मुझे पहले लगता था कि घर हमारी लंबी लंबी बातों और हमारे रौब से चलता है। अब समझ आया, घर तो उन लोगों की वजह से चलता है जो बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के खामोशी से सब कुछ संभाल लेते हैं। शुक्र है भगवान का, इनकी जबान थोड़ी छोटी हुई और दिल थोड़ा बड़ा। अब ये मकान सच में एक प्यारा सा घर लगने लगा है। मुझे ऐसा ही घर चाहिए था। कुछ दिन बाद एक दिन नव्या और नैतिक साथ में शॉपिंग पर जाने की तैयारी करते हैं। नव्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी और नैतिक बाहर हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। पहले जहां नैतिक हर 5 मिनट में आवाज लगाकर नव्या को जल्दी करने के लिए कहता था, आज वो चुपचाप बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। आराम से नव्या, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने टैक्सी बुक कर ली है, वो बाहर खड़ी है। तुम्हें जो भी सामान लेना है इत्मीनान से लेना, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। थैंक यू नैतिक जी, मुझे बस कुछ सूट के कपड़े देखने हैं और घर के लिए कुछ सजावट का सामान। दोनों शहर के उसी शोरूम में जाते हैं जहां शादी से पहले लहंगे को लेकर काफी बहस हुई थी। नव्या हल्का गुलाबी रंग का सूट अपने हाथ में लेती है। वो वही रंग है जिसे शादी के वक्त उसके जेठ और पति ने फीका कहकर खारिज कर दिया था। नव्या उसे अपने ऊपर लगाकर आईने में देखती है और फिर नैतिक की तरफ मुड़ती है। नैतिक जी, ये देखिए, ये सूट मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ये रंग मुझ पर अच्छा लग रहा है ना? या आपको लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हल्का है? नैतिक के मन में एक पल के लिए पुराने विचार आते हैं कि वो उसे समझाए कि इस मौसम में कौन सा फैब्रिक अच्छा रहेगा या कौन सा रंग फोटोग्राफी में बेहतर दिखेगा, लेकिन वो तुरंत अपनी जुबान पर लगाम लगाता है। अरे नव्या, अगर तुम्हें वो पसंद है तो ठीक है, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। तुम्हें जो अच्छा लगे वही लो, मेरी पसंद तो तुम्हारी पसंद में ही है। वाकई आपने कोई कमी नहीं निकाली, ना सिलाई पर, ना कढ़ाई पर, और ना ही इसके दाम पर। अंततः मेरी खामोशी और उनकी लंबी जुबान के बीच जो फासला था वो खत्म हो गया। अब हमारे घर में बातें कम और प्यार ज्यादा होता है। कहानी का अंत घर के सभी सदस्यों की एक सामूहिक हंसी के साथ होता है, जो हवाओं में गूंजती रहती है और ये संदेश देती है कि मधुर वाणी और सुनने का धैर्य ही सुखी जीवन का असली आधार है।